पिछले कई सालों से चाहे देश का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो या किसी राज्य का चुनाव हो, जब बात चुनाव की आती है तो फिर चुनावी समीकरणों की आती है, सियासत के पहलुओं की आती है और कूटनीति की आती है। तमाम राजनीतिक दल इन्हीं राजनीतिक गोटियों को सेट करते हैं जातिगत गोलबंदी करके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम चुनाव का वक्त देखते हैं तो हर कोई ये कहता है कि जातिगत समीकरणों को साध लिया मतलब चुनाव को साध लिया, चाहे प्रत्याशियों के चयन का मसला हो, चाहे बाकी मसले हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जाति ही एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के सारे खेल और गणित बनते हुए नजर आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, चाहे जातिगत समीकरणों को साधने के लिए या फिर प्रत्याशियों के नामों की बात हो या फिर प्रत्याशियों के चयन का मसला इस तरीके से किया जाए कि किस सीट पर कितने बाहुल्य कौन से मतदाता हैं, या फिर किस तरीके का कैटेगराइजेशन रखना है, या फिर उससे कि किस तरीके के लोगों के मैसेज जाएगा, एक खास वर्ग के लोगों में मैसेज जाएगा। ये सारी चीजें हम पिछले कई चुनावों में, चाहे देश का चुनाव हो चाहे प्रदेश का चुनाव हो, हम देख चुके हैं। लेकिन आज इस विषय पर इसलिए चर्चा और इस विषय को इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जाति के इर्द गिर्द ही सारी सियासत घूमती हुई दिखती है। ये हम आसान भाषा में समझते रहे हैं और लगातार उस पर चर्चा भी करते रहे हैं कि अगर जाति की बात नहीं होगी तो समझो कोई बात सरल भाषा में होती नहीं है। और राजनेता या कोई भी व्यक्ति आज के सभ्य समाज में पहले पूछ लेता है, भैया कौन हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्या हो, हर आदमी उसी के हिसाब से अपना अंगणित बैठाना शुरू कर देता है। ये हम सियासत की ऐसी सच्चाई बता रहे हैं आपको कि आज सभ्य समाज में जिसको कोई आसानी से स्वीकार भले न करे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई भले है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंशु शुक्ला जी हैं, बड़ा अनुभव रखते हैं, तमाम चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ उन्होंने देखा है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ये कहा है कि जातिगत जनगणना होगी। हमने 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई उसकी चीज़ों को पढ़ा है, जाना है, देखा है। 2011 में भी जो है कांग्रेस की सरकार के वक्त जो है इस तरह का प्रयास हुआ था, लेकिन उसके आंकड़े सामने नहीं आए थे। सवाल यहाँ पर यह कि ये आज के वक्त में क्यों जरूरी है? नहीं, देखिए, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि जाति एक ऐसी चीज़ है जो आज की राजनीति का एक बहुत आवश्यक उपांग हो गई है, जिसके बगैर आप चुनाव या चुनाव प्रचार इसकी आप कल्पना भी नहीं करते हैं। जातीय जनगणना या यूं कहें जनगणना जब से शुरू हुई भारत में 1872 से लेकर के 1931 तक, इस लंबे वक्फे में जातियों की जनगणना होती रही। लेकिन उसके बाद 31 के बाद इसको ये सोच करके कि इससे सामाजिक समरसता इससे छिन्न भिन्न होती है, इसको नहीं किया गया इस तरह से। 1941 में भी हुई, लेकिन 1941 की जनगणना में भी सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बात कही गई, आंकड़े उसके सामने नहीं आए। फिर 51 में सरदार पटेल ने इसका सीधा सीधा विरोध किया कि सामाजिक समरसता इससे कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होती ही है कि जब आप पूरे समाज को तमाम सारे टुकड़ों, अच्छा 1 2 3 4 ऐसा नहीं, सैकड़ों में जातियां हैं, बल्कि कहें तो हजारों में जातियां हैं, जातियों की उपजातियां इतनी सारी हैं। तो अगर जैसा कि आप जो, अच्छा राजनीति जाहिर सी बात है, राजनीति में उसको वोट है, वोट बैंक है, वोट की विभिन्न जातियां हैं, जातियों के अपने समीकरण है। आप एक सबसे बड़ी एक रोचक बात देखिए कि प्रायः बड़ी जो पार्टियां देश की जो दो रही हैं, कांग्रेस और भाजपा, ये ठीक है, इन्होंने भी समय समय पर, हाँ देखिए, जब विपक्ष में होती हैं तो जातीय जनगणना की मांग होती है, जब अपने खुद सत्ता में आ जाती हैं तो उससे वो किनारा करने लगती हैं। लेकिन हालांकि इस बार तो सत्ता में रहते हुए इस तरह से तमाम सारी मांग जितनी चल रही थी उसके हिसाब से इस समय फिर देखिए जातीय जनगणना की बात आई है। ये सबसे बड़ी बात है जी, मैं रोक के ये बात कहना चाह रहा हूँ कि कई राज्यों ने भी अपने यहाँ जाति, जी हाँ, बिहार के आप देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, बिल्कुल उनकी कई, हाँ, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने भी उस जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया। कारण क्या है? कारण ये है कि इसका मतलब कि उस जातीय जनगणना उन्होंने किसी दबाव में कराया तो, लेकिन जब उसका परिणाम सामने आया तो उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं ये क्षतिकारक भी हो सकता है पार्टी की सेहत के लिए, राज्य की सेहत के लिए, जैसा भी आप समझें। लेकिन आंकड़े फिर सार्वजनिक न करने का कारण क्या? कारण यही कि जिस सेट पैटर्न पर राजनीति या जो भी समाज जिस तरह से चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान आपको दिखाई पड़ता है उन आंकड़ों से। तो इतने एक बड़े भूभाग में, भारत एक बड़ा भूभाग, बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत व्यापक है, घनत्व है जनसंख्या का, लोग यहाँ पर परिवार एक जगह से दूसरी जगह, इनका तमाम सारा माइग्रेशन का भी मसला रहता है।
इन सभी चीज़ों को लेकर के जनगणना एक तो इतनी आसान चीज़ नहीं है, जातीय जनगणना और आसान चीज़ नहीं है। ऊपर से ये सबसे बड़ा द्योतक इस बात का है कि इसमें कुछ ना कुछ तो बात है कि आखिर इन राज्यों ने इनको आंकड़ों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि आंकड़ों के साथ, जैसे जो सर कर्नाटक की बात करें तो ये माना जाता है कि वहाँ के जो लिंगायत और वो कलिगा समुदाय है उनका वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्चस्व है। ये पाया गया, शायद ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे जनगणना के दौरान इनकी संख्या, इनका फीसद पूरी जनसंख्या में बहुत कम पाया गया। तो इस तरह आप पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इसके कोई आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात ये कि जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं और जिस तरीके से अब सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया है, हम देखते हैं या तमाम तरह से जब चर्चाएं होती हैं तो अभी हम देखते हैं कि कम्युनलिज्म की बात हो रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या उसको लेकर के जब धर्म विशेष के तौर पे चीज़ों को देखा जाता है तो उसको लेकर के एक अलग माहौल है। जब जाति विशेष के तौर पर जब बहुत सारी चीज़ें, आंकड़े सामने आ जाते हैं तो उसको लेकर के एक अलग, जिस तरीके से कहा जाएगा कि माहौल होगा कि इतने वर्ग जो है, इतना इस जाति के लोग हैं, इतना इस जाति के लोग हैं, और आगे सरकार का फोकस एक देश एक चुनाव। हाँ, नहीं, देखिए दोनों बातें ठीक है। एक देश एक चुनाव वो एक अलग एक डोमेन है उसका। आज जिस तरह से आपका पूरा समाज, एक तो जातियों में आपने आरक्षण जो देने की आपने सुविधा की, ये तो भी हाल फिलहाल में आर्थिक रूप से थोड़ा सा विपन्न लोगों को भी थोड़ा आरक्षण दिया गया, तथा आरक्षण का सबसे बड़ा आधार आपकी जातियाँ हैं। जातियों के आधार पर अगर आप कल्पना कीजिए कि जिस लेवल पे 1931 की जनगणना को आधार मानकर जो प्रतिशत तय किया गया है आरक्षण का, वो उस पुराने अनुमान के आधार पर है। कल्पना कीजिए कि अगर उसमें कहीं कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है, सपोज दैट ओबीसी जो सबसे बड़ा एक वर्ग है, ओबीसी में अगर मान लीजिए आपको आज कुछ उसकी जनसंख्या के आंकड़े कुछ और कहते हैं, तो आप जो आरक्षण का जो प्रतिशत है उसको आप अगर बढ़ाने की बात करते हैं तो 50% का आंकड़ा पूरा होता है, उससे क्रॉस हो जाएगा। कम करने की बात कहते हैं, कौन मानेगा, फिर एक नए तरह की एक खींचातानी शुरू होगी। तो ये बड़ा एक जिसको कहते हैं ना सोया हुआ जिन्न है, जिसको जगाने जैसी बात है। अब देखिए फिलहाल ये फैसला हुआ है, जनगणना वैसे 2011 में भी हुई, लेकिन उसके भी आंकड़े सामने नहीं आए। तो चलिए इसका भी इस बार भी देखते हैं क्या होता है आगे। सबसे बड़ी बात ये है, जो सभ्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तमाम खुरपेच या तमाम जो चीज़ें हैं उसको देखते रहते हैं, सवाल ये है कि 1931 को हमने जो जनगणना हुई उसके बारे में बात की। 2011 में जो जनगणना हुई, सारा मैन पावर लगा, सारी चीज़ें हुई, सारा प्रोसेस हुआ, लेकिन आंकड़े सामने नहीं आए। आज भी कई राज्यों में जो जातिगत जनगणना हुई है या जो उनके जातिगत आंकड़े हैं वो अब तक सामने नहीं आए हैं। तो सवाल ये है कि अब आप 2025 में जिस बात का ऐलान हुआ है, अगर ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा अगले महीने या जब भी इसको स्टार्ट करेंगे, जैसा उन्होंने प्रारूप तैयार किया है सरकार ने, तो आपको क्या लगता है कितना वक्त इस पूरे प्रोसेस में ही लग जाएगा और कब तक ये पूरा जातिगत जनगणना हो पाएगी? फिर सरकार आंकड़े जारी करती है या नहीं करती, वो बात की चीज़ है। निश्चित तौर पर एक, जैसा मैंने कहा कि एक तमाम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, एक जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, और निश्चित तौर पर लेकिन जैसा ही सरकार का रहा है अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड, लक्ष्य पूरा करने के प्रति तो समर्पित रहते हैं। देखिए हो सकता है, समय तो लगता ही है, वर्षों का समय लगता है इसमें, ये कोई एक दिन दो दिन में होने वाली चीज़ नहीं होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंकड़ों का क्या, अगर आंकड़े जिन आधार पर आज हमने आप बांट रखे हैं आरक्षण या दूसरी चीज़ों को, अगर उनसे भिन्न आते हैं तो क्या, और अगर भिन्न उन आंकड़ों को अगर हम जारी करते हैं उसके बाद क्या, तो एक बड़ी गंभीर स्थिति और बड़ा एक देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। क्या लगता है आपको, ग्राउंड जो है, जब हम देखते हैं, जहाँ ग्राउंड की बात करते हैं, तो ग्राउंड में भी अगर हम देखते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं या इस तरह की चीज़ों पर चर्चा होती है तो एटीट्यूड या बिहेवियर चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जब अगर इस तरीके के आंकड़े सामने आएंगे तो बिहेवियरल चेंजेस काफ़ी, आप मानते हैं कि लोगों में आएंगे कि जब कास्टिज्म की जब बात होती है कि हम जब आज के समाज में विकास की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम भारत को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, हम कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि एक तरह की नहीं, कई तरह की समस्याएं सामने आएंगी। मान लीजिए मैंने अभी जैसे आरक्षण की बात कही, तो मान लीजिए किसी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा आ जाता है तो एक समस्या हुई, मान लीजिए किसी का प्रतिशत कम आता है, तो आज जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहा है भारत। अगर ये पता चला किसी समाज विशेष को कि हमारी जनसंख्या रही तो बहुत घट गई, तो क्या वहाँ पर फिर परिवार नियोजन के उपाय, साधन, ये सब वहाँ पर फिर मायने रखेंगे? क्या वो नहीं चाहेंगे कि हमारे समाज की जनसंख्या फिर से बढ़े? तो एक बड़ी विचित्र किस्म की एक यूं कहें कि सब उलट पुलट होने जैसी एक स्थिति आती है।
एक सबसे बड़ी बात जो होती है, आपने भी पिछले वक्त में देखा होगा, तमाम जो साथी है, तमाम जो मीडिया के और भी लोग हैं जो लगातार विश्लेषण करते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का आकलन किया होगा या समझा होगा कि हम दो हमारे दो पहले चलता था। लोग कहते थे कि हम माता पिता और दो बच्चे परिवार हैं। अब जो नई जनरेशन का जो ट्रेंड आया है उसमें हम दो हमारा एक, ये भी एक सो कॉल्ड तमाम चीज़ें इस तरह की चल रही हैं। जो साधु संत हैं या डिवोशनल जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। ये एक ट्रेंड जो है मुस्लिम समाज के बारे में या तमाम लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनके यहाँ तो पूरी टीम की टीम बना दी जाती है। इस तरह की चर्चाएं अमूमन चलती हैं। अब वो कितनी सच्ची हैं कितनी नहीं, ये नहीं पता, लेकिन ये सारी चीज़ें बताने के लिए या इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए और उसके बाद जातिगत जनगणना और उनके आंकड़ों को लेकर तस्वीर जब रखी जाएगी, तो आपको लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं समाज में या जिस तरीके से चीज़ों को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक अंतर्द्वंद पैदा कर रही हैं, एक लोगों में कहीं ना कहीं एक डाउटफुल स्थिति भी पैदा करती हैं। निश्चित ही आपने जैसा कहा कि पहले भाई एक जब जनसंख्या लगा कि हम देश मतलब दुनिया के हम दूसरे सबसे बड़े, पहले अब तो नंबर 1 पे हैं, पहले जब था कि हम दूसरे सबसे बड़े देश हैं, तो ये हुआ कि हम दो हमारे दो, इससे ज़्यादा नहीं, एक नियंत्रण की स्थिति आती है। फिर सबसे युवा राष्ट्र और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी अब हमारे पास हो गई। अब इसके बाद जैसा कि आपने कहा कि तो ये जो हम दो हमारे दो था कि एक सुखी परिवार, कम आय में भी अगर बच्चे दो हैं तो उनकी परवरिश, उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा, उनका अच्छा स्वास्थ्य और परिवार का संपूर्ण स्वास्थ्य एक तरह से देखा जाए तो वो सब कुछ संतुलित रहे, इसके लिए वो बात कही गई। फिर जो बात आई, जो शहरी आज की स्थिति थी, जहाँ पर 2 बच्चे क्या 1 बच्चे को पालना भी और उसकी शिक्षा के बाहर के खर्चे इतने ज़्यादा हुए, तो फिर एक वाली स्थिति आई। लेकिन ये जो आपने कहा कि अब 4-3, ये तो देखिए ये तो सामाजिक वही जो विषमताएं हैं तमाम सारी, और ये राजनीतिक नारे और ये जो भ्रम की स्थिति फैलाने वाली बात होती है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे समाज का क्या होगा, तुमको तो सब दूसरे समाज वाले तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि कल्पना कीजिए कि जातीय जनगणना में किसी जाति विशेष के साथ ऐसा आता है कि भाई ये जाति तो पिछले 31 की तुलना में आधी रह गई। अब आप सोचिए कि उसके जो पढ़े लिखे लोग या जो अनपढ़ लोग जो भी हैं, उनके पास क्या विकल्प और किस तरह की मानसिकता उनकी और क्या सोच होगी, सिवाय इसके कि हम अपनी जनसंख्या कितनी जल्दी और कितनी तेजी से कितनी आगे बढ़ा लें। तो फिर एक सामाजिक ये इसको आप क्या कहेंगे कि ये सामाजिक अच्छा ही है? कतई नहीं। अच्छा, आपने तो एक लंबा अनुभव जिस तरीके से है आपका, तमाम बच्चों के स्कूल्स में तमाम अपने फॉर्म्स आपने भरे होंगे, आपने अक्सर देखा होगा या हमने भी जब अपनी देखा है कि रिलीजन बाकायदा लिखा रहता है। कई फॉर्म्स में जब स्कूल्स का भरते हैं या एडमिशन के लिए भरते हैं, रिलीजन लिखा रहता है, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या XYZ जब भरते हैं। अमूमन क्या कभी ऐसे फॉर्म्स या पुराने समय में ऐसी चीजें जिसमें आपको रिलीजन के साथ साथ कास्ट भी लिखनी पड़ती हो, ऐसे फॉर्म्स भी रहते हो? नहीं, ऐसा तो अमूमन नहीं देखा गया, और ये भी ऑप्शनल रहता है प्राय, ऐसा नहीं कंपल्सिव नहीं रहता, मैंडेटरी नहीं रहता ये फील्ड भरना बहुत सी जगहों पर। लगता है अब जब ऐसी सिचुएशन आएगी, जातिगत जनगणना हो जाएगी और उसके बाद जो तस्वीर होगी, अगर मान लीजिए तो उसके जो बेनिफिट्स होंगे तो वो तो कास्ट सिनेरियो पे हाँ बिल्कुल, जब जाहिर सी बात है कि अब अभी तक जैसे ये कंपल्सिव नहीं था, लेकिन आप अगर अदर कास्ट हैं तब तो आपने नहीं भरा, लेकिन जब आपको आरक्षण का या कोई इस तरह का लाभ लेना है तब तो न सिर्फ आपको वो कॉलम भरना है बल्कि आपको प्रमाण पत्र भी देना है। तो यही तो मैंने कहा कि ये जनगणना या जिस तरह का आपका सिस्टम है, बहुत सारी इसमें खामियां हैं। आरक्षण की अपनी एक अलग ये भी परिचर्चा का विषय है कि आरक्षण किस तरह से और किन परिस्थितियों में लागू किया गया, कितने समय के लिए लागू किया गया, क्या वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाया, यदि लक्ष्य को पूरा कर लिया तो फिर उसकी आवश्यकता क्या है, यदि लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया तो उसके कारण क्या रहे, उन कारणों को दूर करने के लिए हम क्या सिर्फ आरक्षण को ही आगे बढ़ाते रहें या कुछ और उपाय हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी विचार का विषय। जब सारी गोलबंदी सियासत के इर्द गिर्द होती है और सियासी चश्मे से ही चीजों को देखा जाता है, तो किसी चीज को कहना और इम्प्लीमेंटेशन करना और आखिरी लक्ष्य तक पहुंचाना, आपको लगता है कि इस विषय पर जातिगत जनगणना में बहुत आसान दिख रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर नहीं, और खास करके तब जब ये किसी एक समाज के एक टुकड़े से जुड़ी हुई बात नहीं, ये पूरे देश से जुड़ी हुई बात है। एक बड़ा देश जहाँ पे भिन्न भिन्न स्थितियाँ, भिन्न भौगोलिक परिस्थितियाँ, तमाम सारी चीज़ें, जहाँ पर एक ही परिवार के 2 लोग कहीं और रह रहे हैं, 3 लोग कहीं और रह रहे हैं, आप उन दोनों को एक परिवार में कैसे गिनेंगे? एक परिवार के समझिए आप एक शहर में मान लीजिए माता पिता रहते हैं, उनके पास गए, आप उनसे क्या पूछेंगे? आपके कितने बच्चे हैं, कितने
बहुएं और आपके नाती पोते कितने हैं, आप वहाँ पे आपने गिन लिया। मान ली दूसरी जगह पर जहाँ पर उसका बेटा बहू रहता है, वहाँ